Now, chapter number 8, special purpose books. In the previous lesson, you have learned the journal can be divided into different journal book so that we may get information separately as per the nature of the transaction. These general books are called special purpose books, or we can say that it's a subsidiary book. है ना, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि जिसके अंदर जर्नल एंट्री हम जो दे रहे थे, है ना, जो भी आपने जर्नल एंट्री लिखी उन हर एक में जिसका भी अकाउंट बन रहा था उसकी हम एक सेपरेट लेजर प्रिपेयर कर रहे थे। क्यों? ताकि आपको प्रॉपर इफ अगर उसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने जो लेजर प्रिपेयर किया हमको डायरेक्टली सिर्फ वो इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। वैसे आप जो प्रिपेयर करते हो वैसी इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, और सेम वैसे ही बुकों को जिसमें आप ये सारी चीज प्रिपेयर करते हैं क्या बोला जाता है, स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडियरी बुक, है ना, ये दोनों इसके सेम वही नाम है। यू हैव ऑलरेडी लर्न वन सच स्पेशल पर्पस बुक, दैट इज कैश बुक। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे इससे पहले वाला चैप्टर था जिसके अंदर कैश बुक के रिगार्डिंग हमें बताया गया था, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के रिगार्डिंग ही ट्रांजैक्शन थे। इन दिस लेसन यू विल लर्न अदर सच बुक्स लाइक परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, sales book and sales return book. A business organization can be divide the journal into many more journals if the number of transaction of similar nature is quite large. बराबर, ये डिपेंड करता है बिजनेस पे कि वो कितनी जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। जिसका बिग बिजनेस है तो मे बी उनके जर्नल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू स्मॉल बिजनेस में। लेकिन ये कुछ जो चार आपको बुक दिखाई है ये सबसे कॉमन बुक है। ये कोई भी बिजनेस हो उन बिजनेस में ये चार बुक प्रिपेयर तो होती ही है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, है ना। एंड पर्सन कैश बुक को भी प्रिपेयर करते हैं, बराबर। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव्स बता दिए गए थे ना। 8.1 परचेजेस एंड परचेज रिटर्न बुक। क्या होता है परचेज एंड परचेज रिटर्न बुक में, क्या क्या चीजें आएगी वो देखते हैं ना। Purchase book is also a book of original entry. This book records only credit purchase of goods in which the firm deal. याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो कैसे होने चाहिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने चाहिए, है ना। जो कैसे होने चाहिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बताया ओनली क्रेडिट मींस कोई भी अगर आपने कोई भी चीज कैश में परचेज की होगी तो वो परचेज बुक में नहीं आएगी। मन में एक डाउट होगा कि सर क्यों, मैं तो बहुत सी चीजें जो परचेज करूंगा लेकिन मैं कैश में करूंगा, मैंने वो चीज कैश में परचेज तो करी है तो फिर परचेज बुक में आना चाहिए ना। डाउट होना सही है, लेकिन हम तो ऑलरेडी कैश बुक तो प्रिपेयर करेंगे ही, है ना। हम क्या करेंगे, ऑलरेडी कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने जो भी चीज परचेस करी है और वो कैश में परचेस करी है तो मैं तो ऑलरेडी वो सारी चीज की एंट्री कहां दूंगा, कैश बुक में दूंगा, बराबर। इसीलिए जो आपकी परचेज बुक है ना, आपकी जो परचेज बुक है इसमें कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, है ना, जिसका पैसा उस वक्त में उस टाइम के बाद मिलेगा। कैसे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्लियर, ये याद रखना सभी में, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है। इफ अगर वो कैश में हुआ, हमने कोई चीज कैश में परचेज करी तो वो तो डायरेक्टली किसमें चला जाएगा, कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। देन कैश परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओके, नेक्स्ट लाइन में हमको सेम ये सेंटेंस देके रखा हुआ था कि अगर आपने कोई कैश परचेज किया है वो तो किसमें जाएगा, कैश बुक में। क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम्स, credit purchase of items not for resale are not recorded in the purchase book. Like example, if a firm deals in computer parts, any item of furniture purchased on credit is not recorded in the books. आप समझ रहे हैं? In short क्या बताया जा रहा है, कोई एक फर्म है जो किस पर काम कर रही है, कंप्यूटर के पार्ट्स बेचती है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक का सामान, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स बेचती है, यही उसका मेन बिजनेस है।
उसका मेन बिजनेस क्या है? अगर उसका बिजनेस बोला जाए तो उसका बिजनेस यही है क्या कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स बेचे जाए। इफ अगर वो कोई फर्नीचर परचेज करता है ना, अगर वो कोई फर्नीचर परचेज करता है, अब मुझे इतना बताओ इस पर्सन का बिजनेस क्या है? कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी पार्ट्स होंगे ये उसी के ऊपर ट्रेडिंग करेगा, है ना, ये उसी के ऊपर क्या होगा? ट्रेड होगा इसका पूरा बिजनेस, लेन देन किस पे चलेगा? कंप्यूटर के पार्ट्स पे। लेकिन अब जब ये फर्नीचर परचेज कर रहा है, स्टिल वो किसके ऑफिस पर्पस के लिए हुआ, लेकिन फर्नीचर का इसके जो बिजनेस है कंप्यूटर के पार्ट से कुछ लेना देना है? कोई भी इनका रिलेशनशिप है? कुछ लेना देना नहीं। तो इफ अगर वो ऐसी चीज क्रेडिट में भी परचेज करता है तो हम हमारी जो परचेज बुक है, हमारी जो परचेज बुक हमने बनाई है सेपरेट, उसके अंदर अलग से इनका फर्नीचर का रिकॉर्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड टू बिजनेस नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मेरा बिजनेस किसका है? कंप्यूटर पार्ट्स का है, और फर्नीचर तो मेरे बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं, बराबर। इसीलिए आपको क्या बोल रहा है कि वो चीज इस बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगी, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस किया तो इसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। ट्रांजैक्शन हुआ है, बिजनेस के रिगार्डिंग ही ट्रांजैक्शन हुआ है, प्लस ये बिजनेस के लिए ही आया है फर्नीचर भी। कोई आएगा बैठेंगे कहां पे तो उसके रिगार्डिंग फर्नीचर का काम हुआ है। लेकिन यहां पर परचेज बुक के अंदर सिर्फ जो बिजनेस में आपको काम लगे वैसे ट्रांजैक्शन लिखेंगे। अब डाउट होगा कि सर ये वाला ट्रांजैक्शन में कहां लिखूं? मैंने परचेज तो किया है, वो भी क्रेडिट में किया है। Then these are recorded in another book which is called journal proper। कहां लिखेंगे आप इसे? जर्नल प्रॉपर में। अब फर्नीचर जो आपने क्रेडिट पे परचेज किया है इसकी एंट्री कहां पर आएगी? जर्नल प्रॉपर में। क्लियर? आगे हम इसी के रिगार्डिंग सारे एग्जांपल्स देखेंगे तो ये भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट an invoice or bill prepaid by the supplier is received. It contains information about the date of transaction, detail of items purchased, at least price, at least not a कम वाला नहीं, list दिए, least price less trade discount। क्या बता रहे हैं आपको? trade discount if any invoice number and the net amount payable। Trade discount and other detail of invoice need not to be recorded in the books। One of the most important line आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि कौन सा डिस्काउंट ऐसा आता है जिसकी एंट्री बुक्स में नहीं दी जाती है। कौन सा डिस्काउंट? इट्स अ ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट को मींस सॉल्व किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया जाता है, लेकिन इसे स्पेसिफाई रिकॉर्ड नहीं किया जाता कि नहीं मैंने यहां से इतना ट्रेड पर अलग से अकाउंट बना देंगे कि मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप माइनस करके उसको बाहर लिखो। क्या बताया जा रहा है? मे बी इसको अगर समझ रहा हो तो अपने घर में देखना कि आपके पास बहुत से जहाँ पे आपने शॉपिंग करी होगी या कोई ज्वेलरी की शॉप है या सपोज आपने कैसे कपड़े लिए हो, नॉट लाइक मॉल, समवेयर दूसरी कोई जगह से आपने कुछ कपड़े लिए हो, देखना उनके पास भी सेम ऐसे ही एक बुक होता है। लाइक आपको जब बिल दिया जाता है ना, सेम वैसा ही कुछ बिल जैसा ही होगा। देखना अगर आपने एक से ज्यादा प्रोडक्ट लिए हो ना तो वो किस तरीके से सपोज करते हैं, जैसे 100 रुपीज का कुछ भी था, चलो एक टॉय था, ओके चलो टॉय था, एक पीस था, एक टॉय कितने का आ रहा था? 100 रुपए का आ रहा था। तो सेम वैसे ही अगर मैं 5 ले लेता हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे कितने चाहिए? 5 चाहिए, और अच्छे समझते हैं इसको, है ना। जैसे एक टॉय की प्राइस क्या थी? 100 रुपीज, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे 5 चाहिए तो आप सबको पता चल जाएगा कितने आएंगे सर। सर एक की कीमत अगर 100 रुपए तो 5 की टोटल कितनी हो गई? 500। लेकिन अब मैं उस शॉप वाले को क्या बोलूंगा कि भाई मैं तुम्हारे पास से अब एक नहीं 5 ले रहा हूं, तो मुझे कुछ तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना। लेकिन 500 रुपए में मेरे को क्या फायदा मिला? तो अब शॉप वाला क्या बोलता है, चलो ठीक है मैं आपको क्या दे देता हूं, इसके ऊपर डिस्काउंट देता हूं। बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है अब आपको 500 में नहीं थोड़ा मैं डिस्काउंट देता हूं। डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट क्या बोला जाता है?
ट्रेड डिस्काउंट, है ना, क्या बोला जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोल रहे हो, चलो ठीक है, मैं आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट देता हूं। डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, माइनस 10% किसका, 500 का, मींस कितना, 50 रुपीज लेस। सर अब आपको कितने पे करने होंगे, अब आप मुझे 450 रुपीज ओनली पे कर दीजिए, बराबर। कितना पे करना है अब आपको, 450 रुपीज। 50 रुपीज का आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 50 रुपीज का आपको क्या मिल गया, यहाँ पे डिस्काउंट मिला, है ना, डिस्काउंट मिल गया। यही है आपका ट्रेड डिस्काउंट, आपकी वैल्यू सेम। अब इसको अगर लिखा किस तरीके से जाएगा, अगर इसको अपनी बुक्स में एंट्री करूं या प्रॉपर आपको बिल दूं, तो उस बिल में मैं इसकी इफेक्ट दूंगा, मैं वहां पे एक का एंट्री तो दिखाऊंगा कि एक की प्राइस इतनी थी, इसलिए मैंने उसको इतना दिया। फाइनल जो प्रोडक्ट ले लिया जाता है उसकी देन कैसे बताई जाती है, देन कैसा आएगा वो, जैसे ये बिल में प्रिपेयर कर रहा हूं तो टॉय के रिगार्डिंग था, मैं यहां पर पहले तो डेट लिख दूंगा, है ना, जैसे सपोज कोई भी एक डेट लिख लेता हूं, ये मेरी डेट है, क्लियर। इसके अंदर क्या परचेस किया है, कौन सा कोई सा भी टॉय हो, ठीक है, सपोज टाइगर वाला टॉय है, बराबर। अब ये तो मैंने डिटेल में को लिखनी पड़ेगी ना, कौन से, सर इसने 5 पीस लिए हैं, 5 पीस ले लिए, एंड कितने कितने की थी एक की प्राइस, और एक की प्राइस कितनी थी, 100 रुपीज। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पे उसकी अमाउंट लिख देता हूं कि टोटल कितना पड़ा 500 में, स्टिल लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 10% का उसे क्या दे रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, है ना, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, मींस कितना, 50 रुपीज लेस करना, बराबर। 50 रुपीज क्या हो गया, लेस कितना देना है, 450। सेम को ऐसे करके आपको यहाँ पे टोटल सब टोटल अमाउंट होती है, वहां पे लिख देते हैं 450, ऐसा लिखा होता है टोटल, है ना, 450 रुपीज। लाइक जस्ट लाइक एन एग्जांपल, कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा ये चीज, है ना, कुछ इस तरीके से ही देखने मिल जाती है, बराबर, बराबर ना, कुछ आपको ऐसे ही देखने मिलता होगा। जब आप शॉप पे जाके देखना, आपको पर पीस के रिगार्डिंग दिया जाता है, और आपने उस पर कितना डिस्काउंट लगाया ये भी बताएंगे, आपको एक्चुअल अमाउंट कितनी पे करनी है वो तो बताएंगे ना। अब आपके पास पूरी डिटेल होती है कि सर आपने क्या परचेज किया, मैंने ये डेट को परचेज किया, टाइगर टॉय था एक जो परचेज किया, जिसकी मैंने 5 पीस लिए, पर पीस की वैल्यू क्या थी, 100 रुपीस थी, तो मुझे कितने मिलने वाला था, 500 में। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई मुझे कुछ डिस्काउंट तो दो, क्योंकि मैं तो बल्क में कुछ ले रहा हूं, तो उन्होंने मुझे 50 रुपीस का क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया है। क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो अब मुझे एक्चुअल कितना पे करना पड़ेगा, एक्चुअल कितना पे करना होगा, कितना पे करना होगा, 450 रुपीस। मुझे 50 रुपीस का क्या मिल गया है, ट्रेड डिस्काउंट। मैं यहाँ पे टोटल पे शो कर दूं कितना आएगा, ये दिया हुआ आपको 450 रुपीस। क्लियर, पता चला किस तरीके से आया। आप अपने पास के कोई भी बिल देखना, उसमें और अच्छे से आपको ये चीज दिखेगी। चलिए अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यही चीज आपको बताई गई है, उसी के अंदर क्या क्या आ जाता है ना, क्या आता है, इनवॉइस नंबर आ जाता है, हर कोई अपना नंबर उसमें मेंटेन करता है। देखना कोई भी बिल बुक होती है ना, अपने पास की बिल निकाल के रखना। यहाँ पे शॉप का नाम होगा आइदर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। देखना कुछ नंबर प्रिंट होते हैं, बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट करे ही होते हैं, स्टैम्प से वो लोग प्रिंट कर देते हैं। देखना बहुत से नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4, बहुत लंबी डिजिट तक, 4 डिजिट 5 डिजिट तक वो जाते रहते हैं नंबर। उस नंबर से क्या होता है, यहाँ पर आपको उसने बिल दिया, प्लस उनके पास भी एक जो बुक्स होगी उसके अंदर भी वो एक एंट्री करते हैं, डबल एंट्री होगी। एक आपको बुक में दे दी, एक बिल के थ्रू गई, और एक प्लस उनके पास भी एक एंट्री हो जाएगी। देखना कभी भी कई बार कुछ रिटर्न करते हैं ना, या कहीं पर होगा तो वो आपकी पूरी लिस्ट नाम नहीं ढूंढने बैठेगा, वो सिर्फ क्या देखता है कि वहां पर जो पर्टिकुलर उस बिल नंबर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि नाम तो बहुत से उनके होंगे, मे बी प्रोडक्ट भी बहुत से सेम ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, आपके पास कौन सा बिल था,
उस बिल पे नंबर क्या है, बस ये नंबर देख लेंगे। ऊपर देख लिया जाएगा कि भाई ये इसने तो क्या किया था, परचेज किया था। तो मैं किस में चले जाऊं, मेरी डायरेक्ट परचेज बुक में चला जाता हूं। यही यहां पर जो नंबर होगा मेरे सेम नंबर वहीं पर लिखा होगा, है ना। तो उस नंबर के अंदर वो इनवॉइस में उनकी चेक कर लेगा और पूरी डिटेल उनको मिल जाएगी कि कितना था, किस चीज के लिए बेचा था और एक्चुअल मैंने अमाउंट कितनी ली थी, है ना। ये करने से कि आपका बिजनेस और सेफ, कोई दूसरा नकली बिल बना के भी आ जाए तो भी आप प्रूव कर सकते हो कि भाई देख कौन सी डेट को तूने लिया था मेरे पास से, ये रहा वॉइस नंबर एंड ऑल सब। क्लियर। परचेज बुक के बहुत ही बेनिफिट है। सेपरेट बुक बनाओ तो मींस ज्यादातर आपको बेनिफिट ही है। क्लियर। चलिए परचेज बुक का आ जाते हैं कि परचेज जर्नल बुक का फॉर्मेट कैसा होगा, थोड़ा अलग है फॉर्मेट यहां पर। क्यों, क्योंकि यहां पर कुछ चीज स्पेसिफाई करनी है आपको। डेट तो ऑब्वियसली हर किसी में आएगी, यहां पर इनवॉइस नंबर आपको देना होगा। इनवॉइस नंबर बिल में लिखा होता है ना। बिल बुक वाउचर जो भी दिया था उन सब में एक नंबर होता है। अपनी मर्जी से नहीं लिखना, पर्टिकुलर अगर शो किया हो कि ये इसका इनवॉइस नंबर है तो ही यहां पर उसकी इफेक्ट देंगे, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द सप्लायर, उसका नाम चाहिए। लेजर फोलियो में अगर आपको जर्नल एंट्री दी गई हो, नंबर उसका इफेक्ट बोला गया है तो आप यहां पे लिखेंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे। डिटेल्स में क्या आएगा कि आपने कौन सी चीज परचेज करी, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट थे, है ना, प्लस उनकी जो अमाउंट थी, एक की अमाउंट कितनी, जैसे अभी हमने देखा था एक पीस की अमाउंट कितनी थी 100 रुपीस, वैसे मैंने 5 पीस खरीदी है तो कितनी हो गई 500। तो ऐसा शो करके दिखाना पड़ेगा ना कि भाई 5 मैंने पीस लिए इसलिए 500 हुआ। तो डायरेक्टली कोई भी अज्यूम कर सकता है। सपोज अगर ये नहीं दिया होता और डायरेक्ट ऐसा दिया हुआ है, डायरेक्ट ऐसा कि 500 पीस की वैल्यू 5 पीस की वैल्यू 500 है, तो हम सोचा अरे यार तो एक कितने पड़ा, तो डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं कि एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 100, है ना। डायरेक्ट पता कर सकते हैं। आप इस तरीके से बताएंगे। इफ अगर यहाँ पे कोई डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट भी आप यहाँ पे, एंड फाइनल अमाउंट जो होगी कैसी, जो फाइनल अमाउंट, यहाँ पे फाइनल लिखना नहीं, सिर्फ अमाउंट और रुपये का साइन, फाइनल अमाउंट इस कॉलम में लिख देंगे, है ना। सम देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फॉर्मेट इसी तरीके से पहले देख लो कैसे प्रिपेयर होगा। डेबिट क्रेडिट नहीं है क्योंकि मालूम है सेपरेट परचेज हो गए, तो डेबिट और क्रेडिट तो आने से रहा, सिर्फ क्योंकि परचेज की ही एंट्री आएगी तो एज इट इज हम इसको उसी की तरह मेंटेन भी करेंगे। चलिए अब सारे जितने भी हमारे फॉर्मेट बने मेनली कितने 6 दिए हुए, 6 पार्ट में डिवाइड है, तो इन सबको ब्रीफली पढ़ लिया जाता है कि क्या है। नाउ स्टार्ट विद डेट। In this column, year, month and date of the transaction are recorded in chronological order. ये तो हमें बार-बार आ गया है, सब में एक ही कॉमन सेंटेंस होता है इसके रिगार्डिंग। Then invoice number, in this invoice number is entered if it is given. Clear? If it is given, आपको दिया जाए तो ही मेंशन करेंगे, है ना। नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का नाम आना चाहिए, आइदर नेम ऑफ द सप्लायर फ्रॉम हुम द गुड्स वर परचेज्ड, कि आपने किसके पास से परचेज किया। इफ अगर उसकी कोई कंपनी का नाम है ना, अगर कोई कंपनी का नाम है तो उसकी कंपनी का नाम लिखो, आइदर उस पर्सन का नाम दिया हुआ है तो उस पर्सन का नाम लिखो, है ना। आप दोनों से कोई भी लिख सकते हो जैसा आपको ट्रांजैक्शन में दिया हो। बेसिकली क्या करते हैं, जिसको जितना अच्छे से याद रहे वैसे मेंटेन करेंगे, है ना। आपको भी अगर अपने दोस्त का नंबर याद रखना या वो कहां पर रहता है तो उसकी सोसाइटी या सब कुछ भी एकदम याद रखना हो तो क्या करोगे, उसके पेरेंट्स का नाम याद रखोगे कि उसका नाम याद रखोगे, डिपेंड करेगा ना किसको क्या याद रखना है, बराबर। चलिए देन कौन से भाग है, लेजर फोलियो। इन दिस कॉलम इट रिकॉर्ड द पेज नंबर of the ledger book, बराबर, which supplier's account is maintained. Then detail, the amount in respect of each article is written in column if the seller has allowed। आप हर बार डिडक्ट नहीं करेंगे, अगर
दिख रहा है कि सेलर ने खुद से बोला है कि हाँ मैं तुमको ट्रेड डिस्काउंट देता हूं, तभी आप इसको डिडक्ट करोगे। डिडक्ट करना मींस लेस करना, है ना। डिडक्ट का मतलब क्या होता है? लेस। माइनस वर्ड अभी यहां यूज नहीं किया जाता, अकाउंट है ना, इसलिए डिडक्ट वर्ड ही ज्यादा यूज करेंगे। देन द लास्ट वर्ड इज अमाउंट। In this column, it records the net amount payable to the supplier. Payable तो इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि परचेज किया है, इन फ्यूचर हमको उसे पे करना है, इट्स अ पेबल अमाउंट। पे करना है लेकिन अभी तक किया नहीं है। पेबल से याद आया कुछ, है ना। चलो नाउ इलस्ट्रेशन देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, record the following transaction for the month of August 2014। आपको मंथ दिया गया है एंड ईयर बता दिया स्पेसिफाई 2014 अगस्त इन द परचेज बुक ऑफ मिस हर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स। किसकी बुक आप प्रिपेयर कर रहे हो या किसके यहाँ पे सपोज लाइक अकाउंटेंट आप हो और आप वर्क कर रहे हो, किसकी? मिस हर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स की आप बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो, बराबर। आपको क्या बनाना है यहाँ पे? परचेज बुक आपको प्रिपेयर करनी है। बहुत से बिजनेस में क्या होता है, सब डिपार्टमेंट है हमारे, कोई परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, तो क्या एक ही एम्प्लॉय को दे दिया नहीं जाता कि नहीं एक एम्प्लॉय सब काम करे। इफ अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो वो एक अकेला इतना सब मेंटेन तो नहीं कर पाएगा, तो क्या कर देते, एक एम्प्लॉय भाई तू सिर्फ परचेज का ट्रांजैक्शन देखना, एक को बिठा देते तो भाई तुम सिर्फ परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन देखना, एक को रखेंगे सेल्स के लिए, सेम ऐसा ही रख देंगे सेल्स रिटर्न के लिए। ये चीज ज्यादा देखना आपको मॉल में देखने मिलेगी, मॉल में आपको ये सब चीज बहुत देखने मिलती है। कहां पर? जैसे कैश काउंटर है, वहां पर सिर्फ कैशियर ही काम करेगा, उसका काम है बिलिंग बनाना, वही करेगा। दूसरे जिनका काम है जो ट्रॉली इकट्ठा कर, वो काम सिर्फ वही करेंगे। देन जिसका काम है गोडाउन से प्रोडक्ट लेके आना, वो काम सिर्फ वही करेंगे, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं जाएगा। जाओ तो जाओ, उनका काम तो वही है, वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी को अपना पर्टिकुलर एक एरिया दे के रखा जाता है ताकि कंफ्यूजन कम हो, है ना। इसीलिए क्या सबको अपना पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है। क्लियर? ये तो चलिए जेन्युइन एग्जांपल है। अब इसके रिगार्डिंग परचेज बुक हमें प्रिपेयर करनी है, तो परचेज बुक के फॉर्मेट पे आ जाता है कुछ इस तरीके से देखी थी हमने। परचेज बुक, डेट, इनवॉइस, नेम सप्लायर, एलएफ, डिटेल एंड अमाउंट। क्लियर? इसी तरीके से फॉर्मेट। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आप जब भी जिसकी बुक प्रिपेयर कर रहे हो उस पर्सन का फर्स्ट नेम आना चाहिए। इफ अगर किसी कंपनी का नाम दिया हुआ है तो कंपनी का नाम, अदरवाइज उनका खुद का नाम तो उनका नाम लिखो, है ना। जो दोनों में से जो चीज अवेलेबल होगी वो आप लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी देना कि हम किसी की कंपनी का ही नाम दें। सपोज दोनों चीज दे दी गई है, नाम भी दिया है, कंपनी का नेम भी दिया है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, कंपनी का जो नेम है उसको। क्या लिखा है? बुक्स ऑफ मिस हर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको दिया ही होगा। कौन सी बुक आप प्रिपेयर कर रहे हो वो भी तो बताओ कि भाई मैं परचेज बुक प्रिपेयर कर रहा हूं। कौन सी बुक प्रिपेयर कर रहा हूं? परचेज बुक यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूं। आपका फॉर्मेट कुछ सेम इसी तरीके से होगा। क्लियर? चलिए तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट इलस्ट्रेशन के फर्स्ट एग्जांपल पे, है ना, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे। क्या दिया है? डेट बताइए 2014, अगस्त से बताया गया है 5th अगस्त, है ना। 5th अगस्त को आपने कुछ परचेज किया होगा। चलिए अब उसी के रिगार्डिंग एंट्री देख लेते हैं। क्या है? परचेज्ड फ्रॉम मिस नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? नरेश इलेक्ट्रॉनिक के पास से आपने परचेज किया है। एक चीज याद है ना कि परचेज में कौन सी एंट्री आएगी? जो क्रेडिट हो। क्लियर? क्रेडिट, नाम दिया है, आगे कुछ बताया भी नहीं है कि पेमेंट किया है नहीं किया है, तो सो ऑब्वियस बात है, तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? क्रेडिट ही हुआ, है ना। क्रेडिट है तो मतलब हमारी परचेज बुक में ये आ सकता है। क्लियर? आएगा। चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। भाई 5 कलर टीवी ने परचेज किया है एट द रेट का मतलब क्या होता है? एट बोला जाता है इस तरह से 12,500 पर पीस। क्या बोला है? पर पीस की वैल्यू मींस जो टीवी है, एक टीवी की वैल्यू कितनी है? 12,500
500 एक टीवी की वैल्यू है, बराबर। तो ऐसे 5 टीवी की कितनी वैल्यू होगी आपको वही यहां पे बतानी है। कितनी आ जाएगी यहां पे, कितनी आ जाएगी जल्दी से बताइए। 6250, क्लियर। सेम इसी तरीके से अब इसी के ऊपर क्या बताया गया कि आपको ट्रेड डिस्काउंट भी देना है ना। कितना परसेंट, 20% अलाउ बोला है ना, 20% ट्रेड डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम। ऑल आइटम मींस तो इनका टोटल ही निकाल लो, इन्हीं के ऊपर क्या देता हूं 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दूं, बराबर। चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम बुक्स में एंट्री करते हैं। एंट्री किस तरह से होगी, कुछ इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। जस्ट अ सेकंड, हाँ क्लियर। अगस्त, पहले ईयर का नाम देंगे आप, देन ईयर अगस्त 5th। नाउ नेक्स्ट इनवॉइस नंबर, क्या आपको इनवॉइस नंबर दिया था, चेक करो जी, बिल्कुल हमको इनवॉइस नंबर दे के रखा है। सेम यही इनवॉइस नंबर लिखेंगे 250, बराबर। नेम ऑफ द सप्लायर किसने आपको दिया था, नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। मिस नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपको ये चीज प्रोवाइड की गई थी।